दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया बदल रही है? नहीं, मैं मौसम या तकनीक के बदलने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उस ताकत की जिसके दम पर पिछले 70 या 80 सालों से पूरी दुनिया चल रही थी। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब दुनिया के सबसे ताकतवर देश जो कभी अपनी मर्जी से दुनिया को चलाते थे, आज अचानक से घबराए हुए क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हो गया है कि अमेरिका और यूरोप जैसे देश जो कभी भारत और चीन जैसे देशों को आंख दिखाते थे, आज उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं? दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ पल ऐसे होते हैं जब इतिहास चुपचाप करवट बदलता है। कोई युद्ध नहीं होता, कोई बड़ा धमाका नहीं होता, सीमाओं पर फौजें नहीं लड़ती, लेकिन ताकत का संतुलन धीरे धीरे एक जगह से दूसरी जगह खिसकने लगता है। आज हम आपको एक ऐसी ही कहानी बताने जा रहे हैं जो दिखने में सिर्फ एक बयान या एक खबर लगती है, लेकिन इसके पीछे पूरी दुनिया की दिशा बदलने की ताकत छुपी हुई है। ये कहानी है ब्रिक्स की, ये कहानी है बदलते हुए यूरोप की, और सबसे बढ़कर ये कहानी है उस नए भारत की जो बिना शोर मचाए, बिना किसी को डराए, आज ग्लोबल पॉलिटिक्स के बिल्कुल केंद्र में आ चुका है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम उन तथ्यों से पर्दा उठाएंगे जो आपको आम न्यूज चैनल पर शायद ही सुनने को मिले। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे डॉलर की बादशाहत खतरे में है और कैसे भारत दुनिया का नया बैलेंसिंग पावर बन चुका है। लेकिन इससे पहले, अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं और अपने देश की बढ़ती ताकत को समझना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद, भारत माता की जय जरूर लिखें। और हां, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन ऑन कर लें। और आप देश के किस कोने से बैठकर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। दोस्तों, कुछ साल पहले की तस्वीर याद कीजिए। जिस ब्रिक्स संगठन को अमेरिका और खास तौर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम दुनिया के लिए खतरा बताते थे, जिस ब्रिक्स को लेकर वॉशिंगटन ने एक डर का माहौल बनाया हुआ था, आज उसी ब्रिक्स को लेकर यूरोप की सोच में एक बहुत बड़ा और साफ बदलाव दिखाई दे रहा है। यह बदलाव अचानक एक रात में नहीं आया है, बल्कि यह लंबे समय से अंदर ही अंदर पक रहा था। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यह बदलाव दबे छुपे कमरों से निकलकर खुले मंच पर दिखने लगा है। आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप की नीति बिल्कुल सीधी और सख्त थी। उनका कहना था कि अगर तुम ब्रिक्स के करीब जाओगे तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, टैरिफ बढ़ेंगे, व्यापार पर वार होगा और जरूरत पड़ी तो कड़े आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। ट्रंप का संदेश पूरी दुनिया के लिए बिल्कुल साफ था कि दुनिया सिर्फ दो खेमों में बंटी रहेगी, या तो आप हमारे साथ हैं या फिर आप हमारे खिलाफ हैं। बीच का कोई रास्ता किसी के लिए नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज कहानी बदल चुकी है। आज वही यूरोप जो कल तक अमेरिका की हां में हां मिलाता था, आज इस सोच से खुद को अलग करता दिख रहा है। और इस बदलाव का सबसे बड़ा, सबसे मजबूत और सबसे हैरान करने वाला संकेत आया है फ्रांस से। फ्रांस, जो नाटो का सदस्य है, जो अमेरिका का पुराना दोस्त है, वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने हाल ही में ब्रिक्स को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सिर्फ कूटनीतिक बयान मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। यह एक रणनीतिक चेतावनी है, एक अलार्म बेल है पश्चिमी दुनिया के लिए। मैक्रो ने साफ शब्दों में कहा कि ब्रिक्स को दुश्मन की तरह देखना आज की सच्चाई से आंख चुराने जैसा है। जरा सोचिए, एक यूरोपीय नेता यह कह रहा है। उनके मुताबिक ब्रिक्स कोई बिखरा हुआ समूह नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जिसके पास दुनिया के पावर बैलेंस को हिलाने की ताकत है। और मैक्रो ने यह भी माना कि इस ताकत के 3 सबसे मजबूत स्तंभ हैं: भारत, चीन और रूस। मैक्रो ने एक और बहुत बड़ी बात कही जिस पर आपको गौर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में, यानी अमेरिका और यूरोप में, आम लोगों को जानबूझकर डराया जाता है कि ब्रिक्स कोई विरोधी गुट है जो पश्चिम को खत्म करना चाहता है। लेकिन मैक्रो ने माना कि यह अधूरी और भ्रामक सच्चाई है। असल सच्चाई यह है कि दुनिया अब एक सुपर पावर के इशारों पर चलने के दौर से बाहर निकल चुकी है। उनका संदेश बेहद साफ था कि पश्चिमी देशों के समूह G7 और ब्रिक्स के बीच टकराव नहीं होना चाहिए, बल्कि संवाद होना चाहिए। दीवारें नहीं, पुल बनने चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। सत्ता अब सिर्फ वॉशिंगटन, लंदन या पेरिस से तय नहीं होती।
आज दुनिया में कई शक्ति केंद्र उभर चुके हैं और उन्हें नकारना, उन्हें इग्नोर करना यूरोप के लिए एक आत्मघाती कदम होगा। दोस्तों, अब जरा इस बयान के समय पर गौर कीजिए। राजनीति में टाइमिंग ही सब कुछ होती है। ठीक उसी समय यह बयान सामने आया जब भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर फ्रांस के आधिकारिक दौरे पर थे। क्या यह महज एक संयोग था? बिल्कुल नहीं। यही वो पल था जब इस पूरी कहानी में भारत की भूमिका अचानक सबसे अहम बन गई। मैक्रो ने खुले मंच से भारत को इस पूरी वैश्विक तस्वीर का केंद्र बताया। उन्होंने याद दिलाया कि इस वक्त ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और आने वाली अहम ब्रिक्स बैठक भारत के नेतृत्व में होने जा रही है। मैक्रो का मानना है कि अगर ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के बीच भरोसे का कोई रास्ता बन सकता है तो वह रास्ता सिर्फ और सिर्फ भारत के जरिए ही निकलेगा। यहीं से दोस्तों, यह कहानी सिर्फ बयानों की नहीं रह जाती। यहीं से यह कहानी एक बड़ी भू राजनीतिक रणनीति में बदल जाती है, क्योंकि फ्रांस इस सोच में अकेला नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो धीरे धीरे इटली, जर्मनी और स्पेन जैसे देश भी इसी दिशा में सोचते नजर आ रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? यूरोप का मन अचानक क्यों बदल रहा है? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है अमेरिका की अनिश्चित और दबाव वाली नीतियां, जिसे हम ट्रंप स्टाइल डिप्लोमेसी कहते हैं। आज दोस्त, कल दुश्मन, आज साझेदार, कल टारगेट। लगातार टैरिफ की धमकियां, व्यापारिक दबाव और अमेरिका फर्स्ट की सोच ने यूरोप को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करना समझदारी है। यूरोप को अब गहराई से यह एहसास होने लगा है कि उसने पिछले कई दशकों से अपनी सुरक्षा, अपनी अर्थव्यवस्था और अपनी विदेश नीति तीनों को अमेरिका के भरोसे छोड़ रखा था। शीत युद्ध के बाद यूरोप की आदत बन गई थी कि जब भी कोई संकट आए तो वॉशिंगटन की तरफ देखा जाए। वहां से जो आदेश आएगा वही माना जाएगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में, और खासकर डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल और उनकी नीतियों ने इस आरामदेह सोच को पूरी तरह से झकझोर दिया है। टैरिफ वॉर, नाटो की फंडिंग को लेकर धमकियां और यूरोप पर अपनी बात मनवाने का लगातार दबाव, इन सब ने यह साफ कर दिया कि अमेरिका दोस्त जरूर है, लेकिन वह कोई स्थायी गारंटी नहीं है। अमेरिका के लिए उसके अपने हित सबसे ऊपर हैं। आज फायदा है तो सहयोग है, कल नुकसान होगा तो सजा भी मिल सकती है। यहीं से यूरोप की विदेश नीति में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव शुरू हुआ है। अब यूरोप सिर्फ एक ताकत पर निर्भर रहने के बजाय मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी यानी बहुआयामी विदेश नीति की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब बहुत साफ है, अमेरिका के साथ रिश्ते रहेंगे, दोस्ती रहेगी, लेकिन अब सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे जाएंगे, विकल्प तैयार रखे जाएंगे। और दोस्तों, इसी रणनीति के तहत भारत की अहमियत अचानक बहुत तेजी से बढ़ गई है। आज भारत दुनिया के लिए सिर्फ एक बड़ा बाजार या एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। भारत आज तकनीक का केंद्र है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। और सबसे बड़ी बात, भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। यूरोप को यह बात शीशे की तरह साफ दिख रही है कि भारत किसी एक खेमे का अंध भक्त या अंध समर्थक नहीं है। भारत की अपनी स्वतंत्र सोच है। अगर यूरोप को ब्रिक्स के देशों के साथ यानी ग्लोबल साउथ के साथ भरोसेमंद और संतुलित संवाद चाहिए, तो भारत ही सबसे सुरक्षित और मजबूत रास्ता है। यही वजह है कि जैसे ही मैक्रो का बयान सामने आया, उसके तुरंत बाद जर्मनी के चांसलर भी भारत दौरे पर पहुंच गए। आपने खबरों में देखा होगा, यह कोई साधारण औपचारिक दौरा नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी लंबी और गहरी बातचीत हुई। डिफेंस कोऑपरेशन, विदेश नीति में तालमेल और व्यापारिक साझेदारी जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा हुई। इसका सीधा संदेश यही था कि यूरोप अब भारत को सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि एक बराबर का रणनीतिक साझेदार मानने लगा है। दोस्तों, यही इस कहानी का सबसे बड़ा और दिलचस्प मोड़ है। वही भारत जिसे कभी पश्चिमी देश वैश्विक नीतियों में हाशिए पर रखते थे, आज वही भारत दुनिया के नए पावर बैलेंस का केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि आने वाले महीने में फ्रांस के राष्ट्रपति खुद भारत दौरे पर आ रहे हैं। और यकीन मानिए, यह दौरा सिर्फ कैमरों, रेड कारपेट और औपचारिक बयानों तक सीमित नहीं रहेगा।
यह एक स्ट्रेटेजिक रिसेट होने वाला है। हमारे सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में रक्षा सौदों से आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी शेयरिंग, भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और जॉइंट इनोवेशन जैसे मुद्दों पर बात होगी। यानी भारत अब पश्चिमी देशों से सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर बनाएगा। भारत अब सिर्फ ग्राहक नहीं, बल्कि पार्टनर की कुर्सी पर बैठेगा। दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए, यूरोप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? वहां असली बहस यह नहीं है कि ब्रिक्स अच्छा है या बुरा। सवाल यह है कि क्या ब्रिक्स से दूर रहना आज भी समझदारी है? और जवाब धीरे धीरे साफ होता जा रहा है, नहीं। लेकिन यूरोप की समस्या यह है कि वह खुलकर ब्रिक्स का सदस्य भी नहीं बन सकता। वह अमेरिका को पूरी तरह नाराज भी नहीं कर सकता। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है नाम से बाहर रहना, लेकिन सिस्टम के अंदर अपनी पैठ बनाना। और इसी बीच भारत वो पुल बनकर उभरता है जो पश्चिम और ब्रिक्स के बीच संतुलन बना सकता है। यहीं से दोस्तों, यह कहानी अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता बन जाती है, क्योंकि अब अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ चीन की बढ़ती ताकत या रूस की आक्रामकता नहीं है। अमेरिका के लिए असली खतरा है उस सिस्टम से जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत की नींव हिला सकता है, और वह ताकत है डॉलर। जी हां दोस्तों, अगर आपको लगता है कि दुनिया की असली लड़ाइयां सरहदों पर लड़ी जाती हैं, टैंकों और मिसाइलों से फैसले होते हैं, तो अब अपनी सोच बदलने का वक्त आ गया है। आज की दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध न तो मैदान में लड़ा जा रहा है और न ही आसमान में। यह युद्ध लड़ा जा रहा है करेंसी सिस्टम में, बैंकिंग नेटवर्क में, और उस अदृश्य ताकत के खिलाफ जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कस कर रखा है। और इसी युद्ध के केंद्र में है अमेरिकी डॉलर और उसके खिलाफ खड़ा होता ब्रिक्स। आपको यह समझना होगा कि अमेरिका की असली ताकत उसकी सेना, उसके परमाणु बम या उसके विमान वाहक पोत नहीं है। अमेरिका की असली ताकत है उसका डॉलर। यही डॉलर अमेरिका को वह शक्ति देता है जिससे वह बिना एक भी गोली चलाए किसी भी देश को घुटनों पर ला सकता है। दुनिया में तेल खरीदना हो, दो देशों के बीच व्यापार करना हो, या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसा ट्रांसफर करना हो, हर रास्ता डॉलर से होकर गुजरता है। और इसी रास्ते को अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है। जो देश अमेरिका की बात मानता है, उसके लिए यह रास्ता खुला रहता है। जो देश अमेरिका की बात मानने से इनकार कर देता है, उसके लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ईरान इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। जरा सोचिए, ईरान के पास दुनिया का बेशुमार तेल था, उसके पास तेल खरीदने वाले खरीदार भी थे, लेकिन फिर भी उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि उसे अपने तेल का पैसा नहीं मिल पा रहा था। वजह साफ थी, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम की चाबी अमेरिका के हाथ में है। जैसे ही अमेरिका ने वह स्विच बंद किया, ईरान की अर्थव्यवस्था की सांसें अटक गईं। न वह पैसा भेज सकता था, न मंगा सकता था। यहीं से दुनिया के कई देशों को यह गहरा एहसास हुआ कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था डॉलर पर टिकी है, तो आपकी आजादी, आपकी संप्रभुता सिर्फ उधार की है। अमेरिका जब चाहे आपकी अर्थव्यवस्था का गला घोंट सकता है। और दोस्तों, यहीं से ब्रिक्स की असली सोच पैदा होती है। कई लोग सोचते हैं कि ब्रिक्स सिर्फ व्यापार बढ़ाने का ग्रुप है। नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा है। ब्रिक्स असल में भरोसे का एक नया ढांचा खड़ा करना चाहता है। एक ऐसा ढांचा जिसमें किसी देश को यह डर न हो कि अगर कल को अमेरिका से उसके राजनीतिक मतभेद हो गए, तो उसका पैसा, उसका व्यापार और उसका पूरा सिस्टम ठप कर दिया जाएगा। पिछले कुछ महीनों में जो बदलाव हुए हैं, वे ऊपर से भले ही छोटे लगते हों, लेकिन अंदर से पूरी वैश्विक व्यवस्था को हिला देने वाले हैं। भारत और रूस के बीच रुपये और रूबल में लेन देन बढ़ा है। चीन पहले ही डॉलर को किनारे रखकर अपनी मुद्रा युआन को आगे कर चुका है। ब्राजील और चीन ने आपस में बिना डॉलर के व्यापार करके यह साफ संकेत दे दिया कि विकल्प अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत बन चुका है। यह सब कोई संयोग नहीं है, यह एक सोची समझी रणनीति है। ब्रिक्स धीरे धीरे एक ऐसा इकोसिस्टम, एक ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें स्विफ्ट जैसे पश्चिमी सिस्टम्स पर निर्भरता कम से कम हो। ब्रिक्स बैंक का बनना, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देना, अपना खुद का डिजिटल सेटलमेंट सिस्टम तैयार करना, यह सब उसी दिशा में उठाए गए कदम हैं। और यही वह बात है जिससे अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। अमेरिका को डर चीन की सेना से नहीं है,
रूस की मिसाइलों से नहीं है और न ही भारत की विशाल आबादी से है। अमेरिका का असली और सबसे गहरा डर यह है कि अगर दुनिया के देशों के मन से डॉलर का डर खत्म हो गया तो उसकी दबाव की राजनीति भी खत्म हो जाएगी, उसके प्रतिबंध बेअसर हो जाएंगे, उसकी धमकियां खोखली हो जाएंगी। और यही वजह है कि ब्रिक्स जैसे प्लेटफॉर्म अमेरिका को इतना असहज कर रहे हैं। अब इस कहानी में एक और दिलचस्प मोड़ आता है। यूरोप भी अब यह बात समझने लगा है। यूरोप को एहसास हो चुका है कि आज अमेरिका के निशाने पर ईरान या रूस है, कल को कोई और हो सकता है। अगर कभी भविष्य में अमेरिका और यूरोप के रिश्तों में दरार आई या अमेरिका में कोई ऐसा राष्ट्रपति आ गया जो यूरोप को पसंद नहीं करता, तो वही आर्थिक हथियार, वही डॉलर का हथियार यूरोप के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। यही डर, यही भविष्य की चिंता यूरोप को ब्रिक्स से दूर नहीं बल्कि उसके करीब खींच रही है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, यूरोप सीधा ब्रिक्स में शामिल होकर अमेरिका से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता। अमेरिका से रिश्ते तोड़ना यूरोप के लिए आर्थिक और सैन्य रूप से संभव नहीं है। इसलिए यूरोप एक बीच का रास्ता तलाश रहा है, एक सुरक्षित रास्ता, और यही रास्ता भारत बनता जा रहा है। भारत ब्रिक्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है और साथ ही साथ भारत पश्चिम के साथ टकराव में भी नहीं है। भारत संतुलन की राजनीति करता है, पक्षपात की नहीं। यूरोपीय थिंक टैंक्स जो वहां की नीतियों को आकार देते हैं, उनमें अब खुलेआम यह चर्चा हो रही है कि आने वाले समय में ब्रिक्स एक लचीला ढांचा बन सकता है। एक ऐसा ढांचा जिसमें गेस्ट पार्टिसिपेशन, ऑब्जर्वर स्टेटस और सेक्टर बेस्ड पार्टनरशिप जैसे विकल्प हों, यानी आप सदस्य न होते हुए भी उसके साथ काम कर सकें। अगर ऐसा होता है तो यह सिर्फ ब्रिक्स का विस्तार नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की आर्थिक पकड़ में एक धीमी लेकिन बहुत गहरी दरार होगी। और दोस्तों, इस पूरी पेचीदा कहानी के बीच भारत की भूमिका सबसे अहम, सबसे जिम्मेदार और सबसे ताकतवर हो जाती है। भारत न तो आंख बंद करके अमेरिका के पीछे चलता है और न ही किसी एक गुट का झंडा उठाकर चलता है। भारत अपनी शर्तों पर चलता है। भारत पुल बनाता है पश्चिम और बाकी दुनिया के बीच। यही वजह है कि आज यूरोप भारत को ब्रिक्स का गेटवे या प्रवेश द्वार मानने लगा है। अगर भविष्य में यूक्रेन युद्ध खत्म होता है तो यह पूरी प्रक्रिया और भी तेज हो सकती है। उस दिन यूरोप को साफ दिखेगा कि सबसे ज्यादा दबाव किस दिशा से आया था, और उसी दिन से वैश्विक समीकरणों में स्थायी बदलाव शुरू हो जाएगा। इसी कड़ी में एक प्रतीकात्मक लेकिन बेहद अहम बदलाव भी सामने आया है। वर्ष 2026 की ब्रिक्स समिट की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई है। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही भारत ने नया ब्रिक्स लोगो भी लॉन्च किया है। दोस्तों, यह लोगो सिर्फ एक डिजाइन या चित्र नहीं है, बल्कि यह संकेत है कि आने वाले दौर में दिशा कौन तय करने वाला है। जब भारत की अध्यक्षता में दुनिया के तमाम बड़े नेता, रूस, चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और नए जुड़े हुए देश एक मेज पर बैठेंगे, तो दुनिया देखेगी कि लीडरशिप क्या होती है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि यह सब इतना आसान नहीं है। चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, लगातार दी जा रही टैरिफ की धमकियां और दबाव की राजनीति भारत के लिए भी हालात आसान नहीं बनाएगी। भारत पर भी दबाव डाला जाएगा कि वह अपना पक्ष चुने। लेकिन भारत की रणनीति, खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की रणनीति हमेशा से एक ही रही है। दबाव में झुकना नहीं, बल्कि उसमें से रास्ता निकालना। भारत ने बार बार यह साबित किया है कि वह अपने देश हित के साथ समझौता नहीं करेगा, चाहे सामने कोई भी हो। दोस्तों, अगर इस पूरी लंबी और उलझी हुई कहानी को एक लाइन में समझना हो तो सच बस इतना है कि दुनिया अब वैसी नहीं रही जैसी हमें दशकों तक किताबों में पढ़ाई जाती रही या टीवी पर दिखाई जाती रही। यह वो दौर है जहां फैसले सिर्फ वॉशिंगटन, लंदन या मास्को में नहीं हो रहे, बल्कि दुनिया के कई केंद्रों पर शक्ति एक साथ आकार ले रही है, और इसमें नई दिल्ली की आवाज सबसे बुलंद है। ब्रिक्स अब सिर्फ 5 या 10 देशों का संगठन नहीं रह गया है, बल्कि यह उस सवाल का नाम बन चुका है जो अमेरिका के बनाए हुए पूरे वैश्विक सिस्टम के सामने सीना तान कर खड़ा है। आज की लड़ाई हथियारों की नहीं है, बल्कि भरोसे, व्यवस्था और स्वतंत्रता की है।
डॉलर पर टिकी दुनिया अब यह पूछने लगी है कि क्या किसी एक देश की करेंसी के दम पर पूरी पृथ्वी को कंट्रोल करना सही है। जब जब अमेरिका ने अपनी आर्थिक ताकत को एक सजा की तरह, एक चाबुक की तरह इस्तेमाल किया, तब तब दुनिया के कई देशों के मन में यह डर पैदा हुआ कि कहीं कल वही चाबुक उन पर न चल जाए। यही डर ब्रिक्स की नींव बना और यही डर आज उसे ताकत दे रहा है। यूरोप का बदलता रुख इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अब पुराने नियम काम नहीं कर रहे। जिस यूरोप ने दशकों तक अमेरिका की छाया में खुद को सुरक्षित समझा, वही यूरोप आज नए विकल्प तलाश रहा है। यह बदलाव किसी विद्रोह का नहीं है, बल्कि आत्मरक्षा का संकेत है। यूरोप समझ चुका है कि दोस्ती जरूरी है, लेकिन आंख बंद करके निर्भरता खतरनाक हो सकती है। वह समझ चुका है कि अगर उसे भविष्य में सुरक्षित रहना है तो उसे भारत जैसे देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। और इसी पूरे समीकरण के केंद्र में हमारा भारत खड़ा है, बिना शोर मचाए, बिना धमकी दिए, बिना किसी को चुनौती दिए। भारत ने न तो किसी का दुश्मन बनना चुना और न ही किसी का मोहरा बनना स्वीकार किया। भारत ने चुना संतुलन, संवाद और रणनीति का रास्ता। भारत ने चुना विश्व बंधु बनने का रास्ता। यही वजह है कि आज पश्चिम भी भारत पर भरोसा करता है और ब्रिक्स के देश भी भारत पर भरोसा करते हैं। आज भारत सिर्फ एक उभरती ताकत नहीं है, बल्कि वह पुल बन चुका है जिस पर चलकर दुनिया टकराव से संवाद की तरफ बढ़ सकती है। यह कहानी किसी एक देश की जीत या हार की नहीं है। यह कहानी उस बदलाव की है जहां दुनिया एक ध्रुवीय यानी यूनिपोलर सोच से निकलकर बहुध्रुवीय यानी मल्टीपोलर हकीकत को स्वीकार कर रही है। ब्रिक्स इस बदलाव का चेहरा है और भारत उसकी आत्मा बनता जा रहा है। आने वाले सालों में यह साफ हो जाएगा कि कौन सा देश खुद को बदलते वक्त के साथ ढाल पाया और कौन अपनी पुरानी ताकत के घमंड और भ्रम में फंसा रह गया। आज हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां फैसले अभी बंद कमरों में और कागजों पर हो रहे हैं, लेकिन इनका असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। हो सकता है यह बदलाव आपको आज अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अचानक न दिखे, लेकिन जब यह पूरी तरह दिखेगा तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। दोस्तों, बात सिर्फ राजनीति की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है। एक समय था जब भारत को दुनिया सलाह देती थी, आज दुनिया भारत से सलाह लेने आती है। एक समय था जब हम दुनिया के नियमों का पालन करते थे, आज हम उन नियमों को बनाने में हिस्सेदार हैं। यह बदलाव हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें सतर्क भी रहना होगा, क्योंकि जब कोई देश ऊपर उठता है तो उसे नीचे खींचने वाली ताकतें भी सक्रिय हो जाती हैं। प्रोपेगेंडा चलाया जाएगा, भ्रामक खबरें फैलाई जाएंगी, हमें आपस में बांटने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर हम जागरूक रहेंगे, अगर हम सच्चाई को गहराई से समझेंगे, तो कोई भी ताकत भारत के इस उदय को रोक नहीं पाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आप इस बदलाव को समझना चाहते हैं या इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं? क्योंकि जो आने वाला है वो सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें भारत का स्थान सबसे ऊपर की पंक्ति में होगा। तो दोस्तों, यह थी ब्रिक्स, यूरोप और भारत के बदलते रिश्तों की पूरी कहानी। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा। आपको क्या लगता है, क्या भारत आने वाले समय में अमेरिका और चीन के बीच एक संतुलन बनाने में कामयाब होगा? क्या यूरोप पूरी तरह से अमेरिका का साथ छोड़कर भारत और ब्रिक्स के करीब आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डॉलर की बादशाहत वाकई खत्म होने वाली है? अपने विचार, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम हर कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आपको आज का यह वीडियो, यह रिसर्च और यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर भारतीय इस बदलती हुई दुनिया की सच्चाई को जान सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे इस परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि यहां हम बात करते हैं देश की, दुनिया की और आपकी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़े खुलासे, एक और गहरी विश्लेषण और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जागरूक रहिए और गर्व से कहिए, जय हिंद, जय भारत।